हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो है 3 एबाइटी फैक्टर्स के बारे में बता दिया था। वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर की हम बात कर चुके थे। अब जो चौथा और आखिरी एबाइटिक फैक्टर है वो है सॉइल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो देखिए, सॉइल की अगर मैं बात करूं तो जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है और जो नेचर होता है ना, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, और वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ जो सॉइल का नेचर है, ठीक है, सॉइल का जो नेचर है एंड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एक तो क्लाइमेट, जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसका क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूँ रेगिस्तान की, तो रेगिस्तानी मिट्टी आप देखेंगे तो वो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे ना जो है उग नहीं सकती क्रॉप्स वगैरह, और प्रॉपर प्लांट्स वगैरह का इतना ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है, प्रॉपर वहाँ पे ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जैसे कि फर्टाइल ज़मीन जो होती है, तो अकॉर्डिंगली क्लाइमेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, वहाँ का वेदर किस तरीके से होता है। ठीक है, प्लस है ना जो वहाँ के जो सॉइल जो है, अल्टीमेटली जो लैंड है वो कितनी है ना फर्टाइल है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, अब्जॉर्ब पानी को अब्जॉर्ब करने की कितनी उसमें एबिलिटी है नहीं है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेदर द सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, कि सॉइल कहीं और से लाके वहाँ पे रखी गई है। ठीक है ना, मतलब ऐसा भी तो होता है ना, जैसे कितनी बार कि है ना, जैसे एयर की अगर मैं बात करूँ तो एयर में मिट्टी उड़ती है, तो एयर में वो एक सॉइल उड़ी और पर्टिकुलर जगह से किसी और जगह पे चली गई। तो सॉइल या तो ट्रांसपोर्टेड है या फिर कैसी है, सेडिमेंट्री है। अब सेडिमेंट्री सॉइल क्या हुई? सेडिमेंट्री सॉइल का मतलब मैं ये कह सकते हैं आप कि मान लीजिए एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़े 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 पत्थर थे, उन वो पत्थर क्या हुए, टूटे, तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो रॉक्स जो टूटी उनसे अल्टीमेटली क्या हुआ, छोटे छोटे से सॉइल के पार्टिकल्स बने। तो ये दो चीज़ हो गई कि या तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या फिर सॉइल सेडिमेंट्री है, बड़ी रॉक्स के टूटने से बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से एंड किस तरीके से हाउ सॉइल इज़ डेवलप्ड, किस तरीके से अल्टीमेटली सॉइल डेवलप हुई, इन सब के ऊपर ये सब चीज़ें हैं। ये क्या डिटरमाइन करती है कि सॉइल का नेचर कैसा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। ठीक है, तो सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टीज़ किस किस पे डिपेंड करी, क्लाइमेट पे, वहाँ के वेदरिंग के प्रोसेस पे। ठीक है, फिर सॉइल वहाँ पे ट्रांसपोर्टेड है या फिर है ना कहीं से लाया गया है, यहाँ पे वहीं जो बड़ी रॉक्स है उनके टूटने से मिलके बना है। ठीक है, अब सॉइल के कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलते हैं। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल आर सीन, जैसे कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कौन सा न्यूट्रन कितने परसेंट में है, क्या है उसमें। ठीक है, तो सॉइल का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ग्रेन की साइज़, कि जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनकी साइज़ कितनी बड़ी है, भाई छोटी छोटी साइज़ है, थोड़ी मीडियम साइज़ है या थोड़ी बड़ी साइज़ है, ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, एंड जो एग्रीगेशन है, ठीक है, कि सॉइल के पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये जो मैं प्रॉपर्टीज़, ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैंने अभी आपसे बात की कि है ना सॉइल का कंपोजिशन क्या है, ग्रेन की साइज़ क्या है, ये सबसे क्या मिलता है, मतलब ये सब की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इन सब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब क्या डिटरमाइन करती है, दे डिटरमाइन दी परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखिए क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ अभी। क्या बोला मैंने बोला जो सॉइल की इतनी प्रॉपर्टीज़ होती है कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है, ग्रेन की साइज़ क्या है, वो एग्रीगेट होके वो जुड़ के बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली क्या डिटरमाइन करता है, परकोलेशन। परकोलेशन का क्या मतलब हो गया कि सॉइल कितना वाटर को अब्जॉर्ब कर पा रहा है, मतलब कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, कि सॉइल जो है उसमें वाटर कितना अब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए बारिश होती है, आप लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो वो फिर अल्टीमेटली पानी जाता कहाँ है, ज़मीन के अंदर जाता है ना। तो जितने अच्छी सॉइल होगी, ठीक है, उतना आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। अब पानी अंदर अब्जॉर्ब होगा तभी तो हम कहते हैं ना, जो अंडरग्राउंड जो अल्टीमेटली वेल्स जो कुएँ खोदते हैं, तो उनमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर पानी होता है, कुएँ खोदते हैं ताकि वो पानी निकल जाए और उससे पानी भरा जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड जैसे पंप सिस्टम होता है, तो पानी ज़मीन के अंदर से कहाँ आता है, बारिश से पानी आता है और ज़मीन उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जितना अच्छा अब्जॉर्ब करेगी उस पर, तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, ग्रेन्स छोटी है बड़ी है, तो ये जितनी अच्छी होंगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स, उतनी अच्छे तरीके से अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्शन हो गया, अब मान लीजिए वाटर तो आपने अब्जॉर्ब कर लिया सॉइल ने, फिर उसको होल्ड करके रखना कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो अपने पास, मतलब एकदम सालों सालों तक अंदर रहे, एकदम प्रॉपर वो वाटर कहीं निकल ना जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सॉइल का आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है सॉइल के अंदर पानी का होल्ड करने के लिए और उसको अल्टीमेटली अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स along with these characteristics along with और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे पीएच। ठीक है,
सॉइल का वहाँ पे पीएच क्या है, मिनरल कंपोजिशन, कौन कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने परसेंट में देखने को मिल रहे हैं, ये सब हो गया। एंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या हो गई अब, पीएच हो गया, मिनरल कंपोजिशन हो गया, टोपोग्राफी हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं इनका फंक्शन क्या है। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए प्लस ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबका कंबाइंड फंक्शन क्या है कि ये डिटरमाइन करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट क्या, द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन एनी एरिया, द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन एनी एरिया। मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं ये सारी प्रॉपर्टीज सॉइल की देख रहा हूँ, ये एक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ में देख रहा हूँ, तो उससे क्या डिटरमाइन होगा कि किस तरीके वेजिटेशन, मतलब किस तरीके के वहाँ पे प्लांट्स ग्रो की जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिया डिजर्ट का, तो अपन डिजर्ट की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये बता सकते हैं कि डिजर्ट में किस तरीके के प्लांट्स उग सकते हैं और किस तरह के नहीं। उसी तरीके से ये जो है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टीमेटली आपको क्या बताते हैं, किस तरीके का वहाँ पे वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो कर सकती है। अब टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी का मतलब ये कह सकते हैं कि शेप। ठीक है, जहाँ पर भी मतलब जो भी एरिया की बात हो रही है वो किस शेप का है, जैसे माउंटेन्स की बात हो रही है, प्लेन्स की बात हो रही है, डिजर्ट एरियाज़ की बात हो रही है, हिली एरियाज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से टोपोग्राफी का मतलब शेप, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी अगर आप हिली एरियाज़ में बात कर रहे हो तो हिली एरियाज़ में हर तरह की क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकती, हर तरह के प्लांट्स नहीं उग सकते। हिली एरियाज़ में कुछ स्पेसिफिक प्लांट उगते हैं, जैसे आप जानते हैं पाइनस वगैरह। ठीक है, आप जब अगर कभी आप हिली एरिया में अगर बाय रोड गए हो तो आप देखेंगे हिल्स पे चारों तरफ आपको है ना पाइनस के पेड़ और ये सब जो है जिम्नोस्पर्म्स जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपको प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं। उन वो सब कैसे डिटरमाइन होते हैं, इन सब चीज़ों से, पीएच हो गया, मिनरल कंपोजिशन हो गया, टोपोग्राफी वगैरह हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है जिस तरह के प्लांट्स होंगे वो अल्टीमेटली क्या डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द टाइप ऑफ एनिमल्स। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि प्लांट्स के अकॉर्डिंग फिर एनिमल्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, किस तरह के एनिमल्स वहाँ पे होंगे दैट कैन बी सपोर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हम पूरा हमने सबसे पहले क्या किया, ए बायोटिक फैक्टर आया, उस ए बायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, प्लांट्स आए। ठीक है, बायोटिक फैक्टर, फिर प्लांट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एनिमल्स आए। तो पूरा ये आप ये कह सकते हैं इंटरेक्शन बना हुआ है। मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से जो समझाता आ रहा हूँ, एक इंटरेक्शन जो है बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में, वो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके का ए बायोटिक सोर्स था उसके अकॉर्डिंग आपके पास बायोटिक सोर्स आया। ठीक है, मतलब प्लांट्स आए, और बायोटिक में फिर आपका इंटर रिलेशनशिप आ गए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ तक। अब अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ एक्वेटिक एनवायरनमेंट की, ये तो सब हमने क्या बात की, जो पानी के बारे लैंड की बात हो रही थी अभी तक, क्योंकि सॉइल मतलब लैंड। ठीक है, अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे जो सेडिमेंट होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, क्या होता है, सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए जो एकदम बॉटम आता है ना, बॉटम ऑफ द आपका जो भी कोई भी आप ये कह सकते हैं लेक है या पॉन्ड है या सी है, उसके एकदम बॉटम पे क्या होता है, एक थिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, थिक सब्सटेंस आप कह सकते हैं एकदम। ठीक है, जो कि एकदम रॉक टाइप का आप कह सकते हो, सॉइल टाइप का होता है एट द बॉटम। बॉटम पे एक थिक सब्सटेंस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं आप सेडिमेंट। तो ये हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि आप देखिए पूरा तो पानी होता है, लेकिन अगर कहीं ज़मीन आपको देखने का मौका मिलेगा तो कहाँ, एकदम नीचे डेप्थ ऑफ द ओशन या डेप्थ ऑफ द लेक या फिर डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, वहीं आपको ज़मीन देखने का मिलेगा। तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा क्या, अल्टीमेटली ये डिटरमाइन करता है द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स। देखिए जो कि वहाँ पे दैट कैन थ्राइव या फिर सर्वाइव देयर। अब देखिए क्या मतलब हुआ, बेंथिक एनिमल्स मतलब जो एकदम बीनीथ, एकदम जो है लोएस्ट लेवल जो होता है ना वाटर बॉडी का, किसी भी वाटर बॉडी का जो लोएस्ट लेवल होता है वहाँ पे रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अब उस, और सेडिमेंट भी मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम लोएस्ट लेवल पे। तो जिस लेवल पे है ना, जो बॉटम लेवल पे जिस भी टाइप का आपको सेडिमेंट देखने को मिलेगा, वही डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके के वहाँ पे बेंथिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। मतलब जो एनिमल्स एकदम सी या ओशन के एकदम डीप में रहते हैं उनको हमने क्या बोल दिया, बेंथिक एनिमल्स बोल दिया। ठीक है, वो कैसे डिटरमाइन होते हैं कि वहाँ का सेडिमेंट किस तरीके का देखने को मिलेगा। ये हो गई हमारी बात सॉइल की। ठीक है, हमने कुल 4 एबाइटिव फैक्टर्स की बात की, चारों के मैंने आपको रोल बता दिया अलग अलग जगहों पे कितना इंपॉर्टेंट है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, अब हमने इतने सब एबाइटिव फैक्टर्स की बात कर ली। ठीक है, अब उसके खिलाफ रिस्पॉन्स क्या आता है, मतलब मान लीजिए अब आपके पास 4 एबाइटिव फैक्टर हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं इन एबाइटिव फैक्टर्स को, तो अब हम उनकी बात करेंगे। जैसे अभी मैंने बात की ना कि जैसे यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल कुछ पर्टिकुलर टाइप का मान लीजिए सॉइल है, उसके अकॉर्डिंगली कोई है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है ना रह रहा है। तो उसी तरीके से रिस्पॉन्स कैसे होता है, अब ये जो एबाइटिव फैक्टर्स हैं उनके खिलाफ रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है। तो देखिए होता क्या है, ये जो आपके जो एबाइटिव कंडीशंस हैं, ठीक है, ये जो
ए बाई टी कंडीशंस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे डिजर्ट में अलग हो गया, हिल्स में अलग हो गया। तो ये जो ए बाई टी कंडीशंस हैं आपके हैबिटेट्स की, ठीक है, ये ऑब्वियसली बातें वेरी करती है, इट वेरीज, फिक्स कांस्टेंट नहीं रहती। ऑब्वियसली बात है, आप भी जानते हैं गर्मी का मौसम भी आता है, सर्दी का मौसम भी आता है, बारिश का मौसम भी आता है। तो पूरे साल एक सा मौसम नहीं रहता, बदलता रहता है एक पर्टिकुलर जगह में भी। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ जो आपकी ए वाई टी कंडीशन है वो वेरी करती है। कभी लाइट सन से ज़्यादा मिलेगी, कभी कम मिलेगी, ठीक है, कभी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी पानी ज़्यादा आएगा, वही कभी बारिश आएगी, कभी सूखा पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ए वाई टी कंडीशंस चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब ये जो अकॉर्डिंग टू दैट अब एक सवाल आता है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी पूछती है कि अब क्योंकि इतनी चेंजेस यहाँ पे होते हैं ए बाई टी फैक्टर्स में, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस हाउ द और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दोज हैबिटाट्स कोप अप विद द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे एकदम फिक्स है ना, नॉर्मल सनलाइट आती है, ठीक है, फिक्स लाइट आती है, नॉर्मल सही पानी आता है, हर तरीके की सॉइल भी वहाँ पे सही है। अब वहाँ पे अगर मान लीजिए वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई कि मान लीजिए पानी नहीं आया उस साल, वहाँ पे बारिश नहीं आई, या है ना, अगर किसी भी तरीके की स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, तो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मैनेज करेंगे, ये सवाल है। इसी के ऊपर ये हेडिंग बनी है जो मैं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्स टू दी एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स को किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड किए, अगर मान लीजिए चेंजेस आ गए उनमें, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, अब अगर मैं बात करूँ आपको, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, हम इवोल्यूशन में अगर देखते हैं, ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हो रहा है, ठीक है ना, जो स्पीशीज़ हैं वो अपना अल्टीमेटली एक मेथड इवॉल्व कर रही है, जो अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है, ठीक है, इवॉल्व्स, अलग अलग मेथड इवॉल्व करती है, किस लिए, इसके लिए टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या मतलब हुआ, देखिए अब कितनी तरह की स्पीशीज़ होती है, तो अब इतने सालों में, हज़ारों लाखों करोड़ों सालों में जो स्पीशीज़ है अलग अलग तरह की, उन्होंने क्या कोशिश की है कि भाई बाहर चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हमारे फेवर में हो नहीं हो, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट बना रहे, ठीक है, वो बिल्कुल मेंटेन रहे, कि बाहर के अकॉर्डिंग हम चेंज ना हो जाएं, ताकि तभी तो स्टेबल बना रहेगा ना, कोई भी एक स्पीशीज़ कहीं तभी सर्वाइव कर पाएगी अगर वो जो है मतलब एकदम स्टेबिलिटी बना के रखे। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये आगे भी अभी आएगा, पर मैं अभी आपको एक बार समझाता हूँ। ह्यूमंस हैं, अब मान लीजिए टेम्परेचर है हाई, ठीक है, मतलब गर्मी का टाइम है, हॉट, जैसे अभी अभी मान लीजिए, तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे अब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमको मेंटेन करके रखना है, ये कांस्टेंट बना के रखना है, ठीक है, इट इज़ टू बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। अब कैसे बनाएगा, अब मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, अब बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तो अब ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस में मैकेनिज्म है क्या, अगर आप जानते हैं तो स्वेटिंग, गर्मी में क्या आता है, पसीना निकलता है, अब स्वेटिंग होती है। अब गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग हुई तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पसीना बाहर निकल गया तो गर्मी बाहर निकल गई, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इवापोरेशन आप कह सकते हैं, इवापोरेशन हो रहा है, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है ना, स्वेट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो इससे थोड़ी सी ठंडक मिलेगी आपको, ठीक है, तो ये है ना, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो गर्मियों में हमारी बॉडी के पास ये मैकेनिज्म है ताकि वो ये कांस्टेंट मेंटेन करके रख सके। कैसे क्या करती है वो स्वेटिंग करती है। इसी तरीके से अब मैं बात करूँ, मान लीजिए टेम्परेचर हो गया वेरी लो, ठीक है, विंटर्स, आप ये कह सकते हैं विंटर्स आ गई, ठीक है, मान लीजिए कोल्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अब बाहर का टेम्परेचर बहुत लो है, अब हमको तो अंडर क्या कितना मेंटेन करना है, 37 ही करना है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये करते हैं शिवरिंग करते हैं। अब शिवरिंग क्या चीज़ हो गई, देखिए शिवरिंग का मतलब आप लोग भी जानते हैं, एकदम अजीब सा ना, बिल्कुल काँपने लगते हैं, तो शिवर करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके की एक एक्सरसाइज है, और आप जानते हैं किसी भी एक्सरसाइज करने से अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब ठंड का मौसम है तो क्या हो रही है, शिवरिंग हो रही है, शिवरिंग एक तरीके की एक्सरसाइज है, इससे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो मिल गई गर्मी मिली, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर हमारी बॉडी का तो कैसा हो गया,
वापस से कांस्टेंट। तो ये ह्यूमंस का मैकेनिज्म है जिससे कि वो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, अपना कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर जो है वो ये बना के रखते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म ज़्यादा में नहीं मिलता, लोगों में अभी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है किस तरीके से जो है, अब जैसे ह्यूमंस भी एक स्पीशीज़ हो गई, होमो सेपियंस। ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से एक मेथड डेवलप किया है अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखने का, चाहे बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर टेम्परेचर क्या है, कम है ज़्यादा है, हमने अंदर अपना एक फिक्स टेम्परेचर बना के रख रखा है और हम इसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये जो आपका कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है, डिस्पाइट दी वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट की कंडीशंस तो चेंज हो रही है, A/T फैक्टर्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमने हमारा जो ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, ठीक है, तो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट दी वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसको बोला जाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये तो है इन जनरल आ गया, ये ऑर्गेनिजम्स में होता है कि एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट वो बना के रखते हैं। ठीक है, ताकि जो स्पीशीज़ है वो अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रख सकें, स्पीशीज़ रिमेन फिट। ठीक है, स्पीशीज़ जो है वो फिट बनी रहे, उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, किसी तरीके की। तो ये चीज़ आ गई। अब जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, एक एग्जांपल और देखते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये भी क्या था, एक पूरा मेथड था कि आप किस तरीके से कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे फिर मैं और कुछ क्लियर करूँगा। देखिए क्या है, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसको वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स बेस्ट, अपना जो भी वो अपना बेस्ट रूटीन है, जो भी बेस्ट फंक्शन है वो कब परफॉर्म करता है, जब टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस बाहर का। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो एकदम मस्त रहता है, ना उसको ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा उसको ठंड लगती है। तो ये उसका एकदम बेस्ट टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पे वो अपना सारा काम अच्छे से करता है। ठीक है, जो भी उसका रूटीन वर्क है। ठीक है, और वो क्या, ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो आप क्या चाहेंगे कि वो कंडीशंस वैसी बनी रहे हमेशा। ठीक है, अब वो क्या चाहेगा कि ये ऐसी बनी रहे, चाहे इफ़ इट्स टू हॉट और कोल्ड, वो क्या चाहेगा, सेम कंडीशंस चाहेगा हमेशा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर बाहर हो गई बहुत ज़्यादा हॉट, ठीक है, टू हॉट आउटसाइड, अब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या कर सकता है, उसको यही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो वो क्या कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है एयर कंडीशनर का। ठीक है, वो किसका यूज़ कर सकता है, एयर कंडीशनर का यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि समर की बात हो रही है यहाँ पे, एक तरीके से अगर मैं यही जानता हूँ कि टू हॉट मतलब समर है, तो एयर कंडीशनर का यूज़ कर सकता है। अगर मान लीजिए बाहर टू कोल्ड है, तो वो किसका, हीटर का यूज़ कर सकता है। अब वो चाहे गाड़ी में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, अगर उसके पास ये सारे अप्लाइंसेस हैं तो वो यूज़ कर सकता है और अपना एक नॉर्मल जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे मतलब वो अपना बेस्ट दे सकता है कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली एयर कंडीशनर यूज़ किया तो लगभग इसके आसपास आ गया, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है हीटर यूज़ किया लगभग इसके आसपास आ गया, तो वो अपना काम बेस्ट कर लेगा एकदम अच्छे तरीके से। तो उसने क्या किया अल्टीमेटली, ये आप देख रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ भी वेदर हो उसकी कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना मेंटेन करके रखा, क्या, होम्योस्टेसिस। उसने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखा, उसने अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखा। पर अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो होम्योस्टेसिस उसने मेंटेन किया, ये कैसे था? क्या ये था फिजियोलॉजिकल या ये था आर्टिफिशियल? देखिए, अभी मैंने आपको दो तरीके के होम्योस्टेसिस दिखाए, ये भी ह्यूमंस कर रहे हैं और ये भी एक होम्योस्टेसिस। ऑब्वियसली बात है, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ये जो है कांस्टेंट रख रखे हैं। तो ये और ये दो एग्जांपल हैं आपके सामने। अब आप आसानी से देख रहे हैं ये हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपके विल से ये रुक सकता है ना ये आपके विल से ज़्यादा हो सकता है। तो ये कैसा है, ये जो आपका था ये था फिजियोलॉजिकल। ठीक है, ये कैसा आपका था, दिस वॉज फिजियोलॉजिकल मेथड ऑफ होम्योस्टेसिस। अब इसमें आप ऑब्वियसली बात है, आप मैन मेड जो आपके ना अप्लायंसेस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका आर्टिफिशियल मेथड। तो ये मैंने आपको दो मेथड बताए कि हम ह्यूमंस जो हैं, हम दो अलग अलग मेथड हमारे पास हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। एक तो ऑब्वियसली बात है आपके इनबिल्ट बॉडी में है तो वो हो गई, दूसरा मेथड आपके पास आर्टिफिशियल है, इसके थ्रू भी आप अल्टीमेटली अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रख सकते हो। पर अब सारे लोग नहीं कर सकते ना, ये जो होम्योस्टेसिस है आर्टिफिशियल मेथड, ये तो ह्यूमंस के लिए है, सारे नहीं कर सकते, बहुत कम लोग कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो हाउ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स
हाउ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप अप विद द सिचुएशन। जो भी अगर उनकी मान लीजिए किसी भी तरह की सिचुएशन ऐसी आ गई, ज़्यादा सर्दी की, ज़्यादा गर्मी की, तो वो कैसे कोप अप करेंगे। तो टोटल 4 मैकेनिज़म्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जिससे थ्रू अदर सारे के सारे हम इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कवर करेंगे कि किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं। सबसे पहले की मैं बात करूँ तो वो क्या करा जाता है, रेगुलेट। ठीक है, मतलब हम बात करने जा रहे हैं कि रेगुलेट करना, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। रेगुलेट जैसे कम, जैसे अपन क्या बोलते हैं, अगर मैं पंखे की बात करूं तो पंखे में क्या होता है, एक नॉब होता है जिसमें 1 2 3 4 5 बोलते हैं, पंखा बढ़ा दो, कम कर दो, तो क्या होता है, रेगुलेटर होता है इस तरीके का, जिसपे यहाँ पे 5 4 3 2 1 जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पंखे का सेट करते हैं कि 2 नंबर पे 3 नंबर पे। तो ये क्या रेगुलेटर है ना। तो आप मेंटेन कर रहे हैं ना अपना, कि ज़्यादा गर्मी है तो आप 5 नंबर पे, कम गर्मी है तो आप 1 नंबर पे कर देंगे। तो उस तरीके से हम रेगुलेट की बात कर रहे हैं। अब रेगुलेट कौन करता है, देखिए सम ऑर्गेनिजम्स ये अपना होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करते हैं, अभी मैंने बताया सम ऑर्गेनिजम्स मेंटेन दी होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, या तो फिजियोलॉजिकल जैसे मैंने अभी बताया, या फिर बिहेवियरल मेथड। ठीक है, बिहेवियरल मेथड के थ्रू, ये भी मैं बात करूँगा, इसके थ्रू ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे। इसके अलावा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस, मतलब कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब उनका जो वाटर और जो सॉल्ट का लेवल है बॉडी में वो भी एक कांस्टेंट लेवल पे बना रहे। कभी भी अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूँगा कि उसको अपन को कांस्टेंट रखना है, तो एक तो टेम्परेचर की बात होती है और एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, कि आपका वाटर और जो आपका जो सॉल्ट का बैलेंस है वो भी बना रहे। ठीक है, अब ज़्यादातर कौन रेगुलेट कर सकते हैं, किस में ये एबिलिटी है कि हाँ मेंटेन करके रख सकते हैं हम हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं जितने भी बर्ड्स हैं, क्योंकि ये एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, मैमल्स, हम मैमल्स भी एडवांस होते हैं, सारे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, फ्यू वर्टिब्रेट्स। ठीक है, कौन से, लोअर वर्टिब्रेट्स। बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये भी मेंटेन कर सकते हैं अपना। ठीक है ना, ये लोग भी अल्टीमेटली अपना रेगुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलेशन में मैंने अभी बात की क्या क्या होता है, एक तो थर्मो रेगुलेशन आएगा, ठीक है, प्लस एक आएगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये 2 तरह के रेगुलेशन कौन कौन मेंटेन कर सकता है, बर्ड्स सारे, मैमल्स सारे, और कुछ वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज अपन जानते हैं कि मैमल्स सबसे सक्सेसफुल स्पीशीज़ है। ठीक है, तो मैमल्स इतना सक्सेसफुल क्यों हैं, मैमल्स इतना सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि इट्स एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी तरीके की कंडीशन में रह सकते हो। अगर आप किसी भी तरह की कंडीशन में रह सकते हो तो आप सुपीरियर कोई होगा ही नहीं ना। मतलब अगर आपको मान लीजिए अंटार्कटिका में भेज दिया जाए तो आप वहाँ भी सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, और अगर आपको भेज दिया जाए सहारा डेजर्ट में तो आप वहाँ भी सर्वाइव कर जाओगे। आप सोचिए, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी अगर आप सर्वाइव कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप सबसे सुपीरियर हो, आप सबसे सक्सेसफुल हो। ठीक है, यही राज है कि मैमल्स आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पीशीज़ आप कह सकते हो। ठीक है, अब अपन जानते हैं मैमल्स का मैकेनिज़्म क्या है। मैमल्स के अंदर मैकेनिज़्म जो होता है, ठीक है, वो स्पेशली अपन अगर उसमें बात करें ह्यूमंस का, अब आज अपन मैमल्स की बात करें तो अपन मैमल्स में भी किसकी बात करते हैं, सबसे पहले ह्यूमंस की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में मैंने अभी बताया 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, यही मेंटेन करना होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, यही एज इट इज़ मैकेनिज्म है, ये आएगा आपका रेगुलेट में। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया था, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मैमल्स इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बर्ड्स भी कर सकते हैं ये मैकेनिज्म, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी। जबकि प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो इनके पास डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, इस तरीके का डू नॉट हैव एनी सच मैकेनिज्म। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ नहीं करते। मैंने बोला 4 वेज में मैं पढ़ूंगा, ये तो रेगुलेट है कि कौन कौन रेगुलेट कर सकता है, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है बाहर के अलग अलग होने के बावजूद। अब जो नहीं कर सकता उनके लिए दूसरे ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने बोला प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है।